मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज। प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा का बूथ लेवल कार्यक्रम। बूथ लेवल में लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर दी जाएगी जानकारी। डेंगू मलेरिया को लेकर जिलाधिकारी ने की आवश्यक बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। बीमारी को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और हरिद्वार मेयर किरण जैसल में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस व परिचय पत्र कराए मुहैया। स्ट्रीट वेंडर्स लंबे समय से कर रहे थे मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश में बूथ लेवल तक लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी देंगे, ताकि वक्फ संशोधन विधेयक पर भ्रांतियां बिल्कुल भी ना फैले। इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा का काम घर घर जाकर नफरत फैलाना है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस परेशान है क्योंकि उनके आकाओं पर चोट पहुंच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद है, जब तीन काले कृषि कानून लेके आई थी, उस वक्त भी ये हर जगह जाकर के ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो किसान है वो बिना बात के धरने पे बैठे हैं और ये जो बिल है ये उनके हक की बात करता है। यही वक्त बिल में हुआ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, जब उन्होंने अगली सुनवाई तक जो सेक्शन 8 और सेक्शन 25 जो ये कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर, और जिस तरीके से कलेक्टर को पावर दे दी है कि उन्होंने कि ये वक्त की प्रॉपर्टी की जांच करेंगे और उसे डी नोटिफाई करने का कार्य करेंगे, उस पर रोक लगाने का कार्य किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब सरकार जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का कार्य करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है। कांग्रेस बड़ी परेशान है क्योंकि उनके आकाओं पर चोट पड़ रही है। और आज की तारीख में मैंने कहा है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है। कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि मुसलमानों की विशेष चिंता उनको रहती है और बाकियों के बारे में उनका चिंतन नहीं है। तो कांग्रेस अपनी उसी तुष्टिकरण की नीति के तहत बयान देती है, अपनी बातें करती है। सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो नए संशोधन आए हैं उनको लागू करेगी। जो वक्त में जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। भाजपा नेता कांग्रेस के टूटने का दावा कर रहे हैं और कई कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने की बात भी कही जा रही है। इन सब बयानों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ यही नहीं, कई वर्तमान मंत्री भी हैं जो कि भाजपा में रहकर घुटन में हैं और कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है, हम अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जितने लोग वहां जा रहे हैं सब ने वहां कब्जा कर लिया है। बयान भी सारे कांग्रेसियों के आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी आधे से ज्यादा कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो बीजेपी कहां रह गई? ये तो कांग्रेस में ही बीजेपी हो चुकी है। कांग्रेस बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है, हम अपने कैडर को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तो अच्छा है कि कांग्रेस के जितने लोग वहां जा रहे हैं, बीजेपी का कैडर गायब हो गया, जिन्होंने दरी बिछाई, जिन्होंने वर्षों संघर्ष किया अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, वो सब आज जो है बाहर बैठे हुए हैं और कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। देख लो, बयान भी सारे कांग्रेसी आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो बीजेपी रह गई। कांग्रेस में ही बीजेपी है, तो हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं। हमारे आइडियोलॉजी के लोग हैं, पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं ठीक ही करेंगे। बागेश्वर में वर्ष 21-22 में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से भवनों का निर्माण जिला योजना से किया गया था, लेकिन अभी तक भवन संचालित नहीं होने से ग्रामीणों ने सरकार व जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी अभी तक विद्यालय संचालित नहीं किए गए। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ कड़ाखेत में निर्मित भवनों का निरीक्षण भी किया और उन्होंने अभी तक विद्यालय संचालित नहीं होने पर
नाराजगी जताई है। दो 2022-23 की जिला योजना में पूरे क्षेत्र का बजट काटकर शिक्षा विभाग के बजट में 1,80,00,000 रुपए देने के बाद आज जब हम लोग इस जगह पर आए तो केंद्रीय विद्यालय में बार बार जो क्वेरीज आ पा रही हैं, सरकार और सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि आज उन चीजों का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आज ये भवन आज देखने की स्थिति ये है कि आज ये लावारिस हालत में यहाँ पर को पड़ा हुआ। तो आज कहीं ना कहीं हम लोगों को जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया के तौर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी हों, सबको ये प्रयास अब हम लोगों को करने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई विद्यालय का संचालन हो। अगर 22-23 से अगर हमने जिला योजनाओं के माध्यम से इसमें धन आवंटन कर 1,80,00,000 रुपए रखा है तो आखिर ऐसी क्या हीलीवाली हो रही है। सरकार की मंशा को स्पष्ट करना चाहिए सरकार ने कि क्यों इतनी देरी इसमें हो रही है। अल्मोड़ा में पेयजल आपूर्ति करने की 2 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 25 सालों से कोसी नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मांगों की सुध नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार पर क्षेत्रीय लोगों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। अल्मोड़ा खूंट मोटर मार्ग के नाम से प्रस्तावित सड़क जो कि 25-30 सालों से बनी हुई है, जिसका निर्माण इस अल्मोड़े के विकास पुरुष स्वर्गीय शोभित सिंह जीना जी ने की जो सोच थी कि सड़क का निर्माण किया जाए ताकि क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिले, लेकिन आज तक शोभित सिंह जीना जी के सपनों को साकार कई सरकारें आई वो नहीं कर पाई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यह सड़क चाण और सैनार दोनों ओर बन चुकी है, ना ही उसमें डामर का निर्माण है और ना ही पुल का निर्माण है। हम सभी लोग पुल निर्माण के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सड़क में पुल बन जाने से लगभग 25,000 आबादी को इस पुल का लाभ मिलेगा और मैं सरकार और शासन से मांग करना चाहता हूं कि इस सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी करें ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिले। यदि सरकार और प्रशासन ने इसकी सूझ नहीं ली तो क्षेत्रवासी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हरिद्वार में कुंभ मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी ताकत से जुट गया है। वहीं जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत जनपद के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ में शनिवार टीएलएम व विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक मॉडलों का प्रस्तुतिकरण किया। तो वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर जोशी ने स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की प्रतिभा निखर कर बाहर आई है। हमारे पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ में आज साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें हमने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं और मेरे मार्गदर्शक शिक्षक के उपलक्ष्य मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, साइंस प्रोजेक्ट, और हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट। हमारे विद्यालय में टीएलएम प्रदर्शनी रखी गई थी जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया और शिक्षकों के मार्गदर्शन में कई प्रकार के विभिन्न विषयों के टीएलएम यहाँ पर बनाए गए और बच्चों को इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया और प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान उन्होंने प्राप्त किए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ने कई प्यारे प्यारे टीएलएम बना रखे हैं, इसमें टीचर्स ने उनका मार्गदर्शन भी किया। लोहाघाट में पेयजल की समस्या दिनों दिन विकराल रूप लेते जा रही है, जिसकी वजह से कारण नगर की जनता काफी परेशान है। वहीं विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने कहा कि नगर में पेयजल की समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन शासन प्रशासन ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। जबकि समस्या मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक के संज्ञान में है, उसके बावजूद समाधान नहीं किया जा रहा है। डीपीआर से अब मतलब ऊपर उठ के अब धरातल में जल्द से जल्द आए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि हाँ हमें ये सरयू लिफ्ट का जो पानी है कब तक हमें यहाँ मिलेगा। हमारी यही सोच है कि अधिक जल्द से जल्द अगर ये धरातल में आती है तो लोगों को राहत मिलेगी। अगर कोई बात है 5-6 साल लग जाएंगे, 7-8 साल लग जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तब तक तो लोहाघाट के लोगों को पानी के लिए परेशान होना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी एक ही मांग है, एक ही सूत्री मांग है कि
जो भी हमारा जो सरयू लिफ्ट योजना है जल्द से जल्द धरातल में आए और हम 1 मई से इसी के सिलसिले में एक सूत्री मांग को लेकर हम उप जिलाधिकारी महोदय के मंच में हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन करेंगे निश्चित। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित करने पर काम कर रहा है, जिसको लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने जिला स्तरीय बैठक में सभी ब्लॉक अधिकारियों को हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के निर्देश देते हुए कहा कि एएनएम सेंटरों में ग्लूकोमीटर के साथ सभी जरूरी उपकरणों की व्यवस्था रखें। कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि जब जो एएनएम सेंटर है उस पर बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जांच करने का जो एल्बुमिन जांच करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी मेमोरी में चीज़ें नहीं रहती है तो वो डिस्प्ले रहेंगी तो लगातार उनको याद रहेंगी चीज़ें। तो जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको जो है जो हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन वो भी मिलेगी प्रॉपर तरीके से, उनके चेकअप भी हम जो हाई रिस्क होते हैं पूरे एनसीपी में 6 चेकअप का प्रोविजन है वो भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। रुड़की में शाहनवाज नाम के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से शाहनवाज के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं परिवार का आरोप है कि वह अपनी पत्नी नगमा से बेहद प्यार करता था, जो कि 1 साल पहले अपने मायके में चली आई थी। आरोपी के ससुराल वाले शाहनवाज के साथ मारपीट करता था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम फरजान है। क्या हुआ ये? वो मेरा छोटा भाई था और वो उससे बहुत प्यार कर रहा था। मैं चाहता यही रहूं और वो जब भी फोन कर रहा था ना उसे गंदी गंदी गाली दे रही थी, कभी से कुछ कह रही थी। उसके साला भी उसके माँ भी रात दिन उससे बात करी, उसके साला ने इतनी गंदी गंदी गाली दे ला तो मैं कह भी नहीं सकती। और वो फोन कर रहा था, कह रहे थे ना आज भेज रहे हैं तो कभी तो कह रहा था वो रहने के लिए भी तैयार था कमरे पे, पर वो कह रही थी मैं नहीं आती तेरे यहाँ। पूरा 1 साल हो गया, 2 जुलाई को गई थी वो, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से यहाँ नहीं आई, वो आती नहीं है। वो मेरे भाई को आ गया, मैं भी इंसाफ चाहिए। वो और 4-5 दिन पहले नु कह रही मैं फैसला कर लूँ, मुझे 5 लाख रुपए दो। हम 5 लाख रुपए के चक्कर में मेरे भाई ने फांसी लगा ली। तो क्या कल मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया और के आके तंग आके फर्स्ट स्टेशन में आके फांसी लगाई है जी। नीचे आग जला रखी है, ऊपर फांसी पे लटका पड़ा है। किस तरह मरा मेरा भाई? बॉडी तो उन्होंने ताड़ ली थी क्योंकि जब उस टाइम पे कुछ सांस ऐसा लग रहा था कि कुछ सांस है, मोहल्ले वाले लेके चले गए थे बचाने के चक्कर में। तो बद्री धाम के कपाट खोलने से पहले सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धाम में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया, जहां 11 किलोवाट की अतिरिक्त लाइन बिछाएगी ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने वाले हैं और उसके लिए पूरी तैयारियां हमारी चरम पर चल रही हैं। विशेष रूप से NHIDCL और BRO का जो हाईवे का पोर्शन था, जो संवेदनशील क्षेत्र थे, वहाँ अधिकांश जगहों पे डामरीकरण हो गया है और जो अवशेष है वो कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि 25 अप्रैल तक वो डामरीकरण पूर्ण कर लें। और धाम के अंदर बिजली हमारी सुचारू हो गई है। सीवरेज और पानी, पेयजल की जो व्यवस्था है उसके लिए कार्य गतिमान है। बीच बीच में मौसम खराब होने से कार्य में बाधा हो रही है और विशेषकर जो कुबेर गली जहाँ से भगवान का विग्रह आता है उसके रिपेयर का काम शुरू हो गया और ब्रह्म कपाल में काफ़ी शिकायतें थी, प्रोटेक्शन के लिए रेलिंग इत्यादि लगाना और मलबा काफ़ी पड़ा था, तो उसमें भी काम तेज़ी से किया जा रहा है और आशा है यात्रा से पहले सारे कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे और यात्रियों को एक अच्छा अनुभव बद्रीनाथ धाम यात्रा का मिलेगा। फरवरी महीने से फॉरेस्ट फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है, जिसको देखते हुए चारधाम यात्रा के दौरान वनाग्नि की संभावनाएं न बने, इसके लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इस बात को लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हमने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में 472 जगह चिन्हित की हैं जो वनाग्नि के हॉटस्पॉट हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें कि सभी वन अधिकारी वनाग्नि की घटनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं और इसके अलावा वनाग्नि का विशेष मोबाइल ऐप भी बनाया गया जिसमें लोगों को घटनाओं की जानकारी भी मिल सकती है। संज्ञान बनने के बाद
लगातार वनाग्नि की घटनाएं विगत उससे पहले के वर्षों से कम हुई। विगत वर्ष की आपने बात की तो ये 24-25 में भी जो वनाग्नि की घटनाएं थी वो 21-22 के मुकाबले आधा थी। और इसके पीछे प्रयास हमारे 2-3 प्रयास थे। पहला प्रयास हम लोगों ने किया था कि पहली बार जिला प्रशासन को वनाग्नि जैसी चीज़ में इन्वॉल्व किया और जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियाँ बनी। उसके 2 फायदे मिले। एक फ़ायदा तो ये मिला कि तत्काल आपदा प्रबंधन से अगर कहीं पर पैसों की आवश्यकता थी उससे फंडिंग हुई और कई करोड़ रुपया जिलाधिकारियों ने वनाग्नि रोकने के लिए आपदा प्रबंधन मद से भी दिया। इसके साथ साथ मैन पावर और व्हीकल्स ये भी हमें जिला प्रशासन से मिली, तो इससे काफ़ी असर पड़ा फॉरेस्ट वनाग्नि को कम करने में। दूसरा, उसके बाद हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाई। 30,000 रुपये इंसेंटिव भी उनको दिया, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और ग्राम प्रधान सभी और राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी के को मिलाकर एक कमेटियाँ बनी हैं। और पहले फेस में हमने 472 उन जगह बनाई है जो हॉट स्पॉट है, जहाँ जब वनाग्नि घटनाएं ज़्यादा होती हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर रही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। भाजपा के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि चारधाम की यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा चारों धामों के दर्शन करने आते हैं लोग, लेकिन कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस की मंशा साफ है कि वो लोगों को चारधाम नहीं आने देना चाहती। कांग्रेस की मंशा स्पष्ट दिख रही है। वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चारधाम यात्रा को प्रभावित करना चाहती है। इसीलिए भी यात्रा प्रारंभ हुई नहीं, उन्होंने कमियां निकालनी पहले शुरू कर दी। अरे आप चारधाम यात्राओं का पहले आकलन कर लीजिए, यात्रा प्रारंभ होने दीजिए, अगर उसके बाद भी कोई कमियां रहेंगी तो बात करिए। और सरकार देख रही है कि हर वर्ष जो है यात्रा में यात्री बढ़ रहे हैं, हम लोग भी उसी प्रकार से अपनी तैयारियों को बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। जब भी यात्रा प्रारंभ होगी आप देखेंगे कि पहले से व्यवस्थित होगी और इस बार यात्रा के लिए हम लोग सब तैयार हैं। और हम तो कहते हैं कि खूब यात्री यहाँ पर आए ताकि हमारे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक उससे लाभ मिले, रोजगार उपलब्ध हो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर
नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला PAC बटालियन और CCTV कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। भारत का बाघ राज्य है मध्य प्रदेश, जहां 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 वन्यजीव अभयारण्य के साथ देश के सर्वाधिक वन हैं। मध्य प्रदेश में वन्य संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक पहल की जा रही है। पर्यावरण प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले में आरक्षित वन को संविधान के निर्माता बाबा साहेब के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। प्रदेश का यह 25वां वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव प्राणियों के लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां रुद्रप्रयाग की केदार घाटी का सीमांत गांव तोशी आजादी के बाद पहली बार संचार सुविधा से जोड़ने जा रहा है। तोशी गांव को संचार सुविधा से जोड़ने को लेकर BSNL मोबाइल टावर का निर्माण कार्य गतिमान है। आजादी के बाद तोशी गांव के पहली बार संचार सुविधा से जुड़ने से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तोशी गांव में संचार सुविधा सुचारू होने से ग्रामीणों के साथ तोशी वासुकी ताल केदारनाथ पैदल ट्रक पर आवाजाही करने वाले पर्यटकों को भी संचार सुविधा का लाभ मिल सकेगा। काफ़ी समय से ये पहल लोगों की थी, यहाँ पे कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन जो है कि पिछले साल भर से जो प्रोसीजर चल रहा है, अभी उम्मीद जगी हुई है कि BSNL का जो नेटवर्क यहाँ पे लग रहा है तो इसमें संचार की सारी सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पे लोगों को जो है कि काफ़ी ऊंची चोटियों पे जाकर के या 2 किलोमीटर आगे जाकर के नेटवर्क के संचार सुविधा का लाभ मिलता है, जाकर के जो है कि नेटवर्क के बात हो पाए। उधम सिंह नगर में जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के पेट्रोल पंपों पर छापा मारा। इस दौरान सहायक नियंत्रक वाट माप अधिकारी भी मौजूद हुए। टीम में नैनीताल रोड स्थित BP भारती पेट्रोल पंप, शक्ति आयल पेट्रोल पंप और वेल पेट्रोल पंप पर छापा मारा। वही पेट्रोल पंप के शौचालय में साफ सफाई न होने पर नाराजगी भी जताई गई और तीनों पेट्रोल पंप के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। चेकिंग होती रहे, तो इसी क्रम में आज DSO साहब के साथ और हमारे जो बाट माप अधिकारी हैं उनके साथ, तहसीलदार साहब के साथ हम यहाँ पर आए थे। आज हमने 3 पंपों की चेकिंग की है। तीनों में अभी तक ऐसी कोई विशेष खामी नहीं मिली, बाकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। हाँ, साफ़ सफाई और जन सुविधाओं में कुछ कमियाँ मिली हैं, उसको हमने अपनी रिपोर्ट में शामिल करवा लिया है और उस पर संबंधित जो हमारे अधिकारीगण साथ में आए हैं
उनको हमने निर्देशित भी कर दिया है कि उस पर यथा नियमानुसार कार्रवाई करें। उधम सिंह नगर के जसवंत कोतवाली क्षेत्र के नादेही चौक क्षेत्र में एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बता दें कि मृतक की पहचान IRB दरोगा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शिनाख्त करने पर पता लगा कि वो पुष्करचंद जोशी हैं, जो IRB बेलपड़ा में तैनात हैं। ये चंपावत के रहने वाले हैं। ये बिजनौर से बुलेट वाहन से आ रहे थे अपनी। इनकी फीका पुल के पास नादही के पास इनकी पिकअप वाहन से टक्कर हुई और उसमें इनकी मृत्यु हो गई। इनके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज आई हैं, जिसके कारण इनकी मौत हुई है, ऐसा समझ। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।